प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे विष्णु प्रभाकर जी के बारे में। विष्णु प्रभाकर जी के बारे में हमें एक एकांकी लेखक के रूप में पढ़ना है, लेकिन उनका परिचय इससे कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम विष्णु प्रभाकर के महान व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में थोड़ा सा जान लें। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 को हुआ और मृत्यु उनकी हुई 11 अप्रैल 2009 को। वे हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने क्या कुछ नहीं लिखा। उन्होंने अनेक लघु कथाएँ, उपन्यास, नाटक और यात्रा संस्मरण लिखे। उनकी कृतियों में जो भावनाएं मुख्य रूप से हमें दिखाई देती हैं, वे हैं देश प्रेम, राष्ट्रवाद और सामाजिक विकास की भावनाएं। विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले के गांव मीरापुर में हुआ। उनके पिता दुर्गा प्रसाद धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे और उनकी माता महादेवी पढ़ी लिखी महिला थी, जिन्होंने अपने समय में पर्दा प्रथा का विरोध किया था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। विष्णु प्रभाकर की आरंभिक शिक्षा मीरापुर में हुई। बाद में वे अपने मामा के घर हिसार चले गए, जो तब पंजाब प्रांत का हिस्सा था। घर की माली हालत ठीक नहीं होने के चलते वे आगे की पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए और गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी करनी पड़ी। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के तौर पर काम करते समय उन्हें प्रति माह 18 रुपये मिलते थे, लेकिन मेधावी और लगनशील विष्णु ने पढ़ाई जारी रखी और हिंदी में प्रभाकर व हिंदी भूषण की उपाधि के साथ ही संस्कृत में प्रज्ञा और अंग्रेजी में बीए की डिग्री प्राप्त की। विष्णु प्रभाकर जी पर महात्मा गांधी के दर्शन और सिद्धांतों का गहरा असर पड़ा। इसके चलते ही उनका रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम के महासमर में उन्होंने अपनी लेखनी का भी एक उद्देश्य बना लिया, जो आज़ादी के लिए सतत संघर्षरत रही। अपने दौर के लेखकों में वे प्रेमचंद, यशपाल, जैनेंद्र और अज्ञेय जैसे महारथियों के सहयात्री रहे, लेकिन रचना के क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान रही। विष्णु प्रभाकर ने पहला नाटक लिखा हत्या के बाद। हिसार में नाटक मंडली में भी काम किया और बाद के दिनों में लेखन को ही अपनी जीविका बना लिया। आज़ादी के बाद वे नई दिल्ली आ गए और सितंबर 1955 में आकाशवाणी में नाट्य निर्देशक के तौर पर नियुक्त हो गए, जहां उन्होंने 1957 तक काम किया। वर्ष 2005 में वे तब सुर्खियों में आए जब राष्ट्रपति भवन में कथित दुर्व्यवहार के विरोध स्वरूप उन्होंने पद्म भूषण की उपाधि लौटाने की घोषणा की। उनका आरंभिक नाम विष्णु दयाल था। एक संपादक ने उन्हें प्रभाकर उपनाम रखने की सलाह दी। विष्णु प्रभाकर ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। 1931 में हिंदी मिलाप में पहली कहानी दिवाली के दिन छपने के साथ ही उनके लेखन का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह 8 दशकों तक सक्रिय रहा। नाथुराम शर्मा प्रेम के कहने से वे शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा लिखने के लिए प्रेरित हुए, जिसके लिए वे शरद को जानने के लगभग सभी स्रोतों जगहों तक गए, बांग्ला भी सीखी और जब यह जीवनी छपी तो साहित्य में विष्णु जी की धूम मच गई। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण
बाल साहित्य सभी विधाओं में प्रचुर साहित्य लिखने के बावजूद आवारा मसीहा उनकी पहचान का पर्याय बन गई। विद्यार्थियों, मैंने यह आवारा मसीहा जीवनी पढ़ी है। ऐसा लगता है बिल्कुल आंखों देखा सजीव सत्य अंकन लेखक कर रहा है। इतनी सजीवता किसी ग्रंथ में कैसे हो सकती है? यह आवारा मसीहा पढ़ने के बाद सहज ही जाना जा सकता है। एक बार जो इसे पढ़ना प्रारंभ किया जाए, आप जीवनी के नाम से शायद यह सोचें कि कोई निरस्सी गाथा इतिवृत्तात्मक कथा रही होगी जिसमें इतिवृत्तात्मक चित्रण की भरमार होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह किसी रोचक और श्रेष्ठ उपन्यास से भी अच्छा उपन्यास है, किसी श्रेष्ठ जीवनी से भी अच्छी जीवनी है। सजीव सशक्त सच्चित चित्रमयता के साथ अंकन विष्णु प्रभाकर की इस जीवनी की विशेषता है। लोग शरद चंद्र को आवारा मसीहा पढ़कर और भी अच्छी तरह से जान जाते हैं। किसी भी ग्रंथ की, किसी भी जीवनी की इससे बड़ी तारीफ और क्या हो सकती है। बाद में अर्धनारीश्वर पर उन्हें बेशक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हो, किंतु आवारा मसीहा ने साहित्य में उनका मुकाम अलग ही रखा। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखते हैं उनके लिखे हुए उपन्यासों को। उनके प्रमुख उपन्यास हैं ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा और होरी। उनके नाटकों के नाम हैं हत्या के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, अब और नहीं और टूटते परिवेश। उनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत। आत्मकथा के रूप से उन्होंने पंखहीन के नाम से लिखा है। यह 3 भागों में लिखी हुई है और राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। विद्यार्थियों, उनके अनुभव इतने व्यापक रहे हैं कि वे सब एक पुस्तक में समेटे नहीं गए। उनकी आत्मकथा में उन्हें उसको 3 भागों में लिखना पड़ा। जीवनी उन्होंने लिखी है आवारा मसीहा, जो संभवतः अब तक की जीवनियों में सर्वश्रेष्ठ है। यात्रा वृत्तांत के रूप में उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, ज्योतिपुंज हिमालय और जमुना गंगा के नेहर में। विष्णु प्रभाकर जी ने सर्वप्रथम जो पहली कहानी लिखी थी वो 19 वर्ष की उम्र में लिखी थी, तभी वह कहानी छपी। और उसके बाद अपनी मृत्यु अर्थात 2009 से 2 वर्ष पहले तक, यानी कि 2007 तक, 2031 से लेकर 2007 तक वे लगातार लिखते रहे। कभी कभी आश्चर्य होता है यह जानकर कि कोई इतने लंबे समय तक इतना सारा और वह भी इतना अच्छा कैसे लिख सकता है। और अगर यह एक प्रश्न है तो उसका उत्तर है विष्णु प्रभाकर का लेखन। उनका लेखन, अगर वास्तव में आप अच्छा साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो विष्णु प्रभाकर के साहित्य को अवश्य पढ़ना चाहिए। उनका यह लेखन, उनका यह कर्म पुरस्कृत भी हुआ। उन्हें कई सम्मानों से नवाजा भी गया, जिसमें से मुख्य बड़े बड़े पुरस्कार या सम्मान हैं पद्म भूषण, फिर है अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान, यह भी एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिला और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ। विद्यार्थियों, इसके अलावा भी उन्हें अनेकानेक जगह विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया, विभिन्न सम्मान प्राप्त हुए और
उनकी जो एकांकी आपके पाठ्यक्रम में है, ममता का विष, इसे तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन उनके साहित्य को समूचा पढ़ना भी सौभाग्य की बात होगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अवसर मिले, और अवसर तो आपके हाथ में है, आपके मोबाइल में है। तो जहाँ आप यह वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, वहीं नेट पर इंटरनेट के माध्यम से आप उनका साहित्य ढूंढकर जितना मिल जाए उतना तो पढ़ ही सकते हैं, बाकी शेष भी पढ़ सकते हैं। तो इसके अगले व्याख्यान में आपको एकांकी की समीक्षा के बारे में हम बात करेंगे, उसके कथानक के एकांकी के तत्वों के बारे में, कथा वस्तु पात्र के बारे में, देश काल उद्देश्य के बारे में, अभिनेता के बारे में हम बात करेंगे। तो मेरे YouTube पर मेरे व्याख्यान लगातार सुनते रहिए, उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगले व्याख्यान की सूचना मिलती रहे। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, जिससे आपकी स्मरण शक्ति में यह चीज़ बैठ जाए, ताकि आपकी परीक्षा में भी काम आ सके और आपका हिंदी से संबंधित सामान्य ज्ञान भी बढ़ सके, उसमें भी वृद्धि हो सके। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।